दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक नए विषय पर आपसे बातचीत करने आया हूं। मसला है उत्तराखंड का और उसमें देहरादून जो उसकी राजधानी है। वैसे तो उत्तराखंड आप जानते हैं पहाड़ है पूरा, लिहाजा पर्यावरण, जलवायु और तमाम जो प्राकृतिक चीजें उससे सीधे जुड़ जाता है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड से नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2013 में आप जानते हैं केदारनाथ की जो आपदा थी वो प्रलयंकारी थी। पूरे देश ने खुली निगाहों से देखा था किस तरह से वहां जो है ग्लेशियर फटा था और पूरा इलाका तबाह हुआ था और सैकड़ों जाने गई थी। 2021 में अभी फरवरी महीने में जोशीमठ में एक बड़ी आपदा हुई है और अगर कहें तो उत्तराखंड इस तरह से आपदाओं का प्रदेश बनता जा रहा है। और ऐसे सेंसिटिव, ऐसे संवेदनशील प्रदेश के लिए पर्यावरण, जलवायु, उसकी जो प्राकृतिक संपदा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और उसका विशेष ध्यान, कहते हैं एक नाजुक बच्चे का जिस तरह ध्यान रखा जाता है परिवार में, कुछ उस तरह से ध्यान जो है उत्तराखंड का रखा जाना चाहिए। वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सूबे की सरकार हो। लेकिन जो रवैया है सरकारों का, दोनों सरकारों का, वो शुद्ध रूप से पर्यावरण विरोधी है, जलवायु विरोधी है और उत्तराखंड विरोधी है। चार धाम परियोजना पर बहस चल रही है पूरे देश के अंदर। अभी उसको रोकना था, उस पर कौन कहता विचार करती सरकार। एक नई परियोजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून जो कॉरिडोर है उसके चौड़ीकरण का इस समय अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से और उसमें 11 किलोमीटर जो रास्ता बनता है सहारनपुर से देहरादून के बीच, उसमें जितने पेड़ आ रहे हैं सबको काटा जाना है और कटाई शुरू भी हो गई है। और मैं अगर कहूं ये तबाही जो है को आमंत्रण है अपने तरीके से सरकार की तरफ से। उत्तराखंड का जो भविष्य का चेहरा है बहुत ही कुरूप और बहुत ही विद्रूप चेहरा सामने आ रहा है और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो उस स्तर पे कम से कम अभी प्रतिरोध जनता के स्तर पर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ आवाजें उठी हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसको कितना कारगर होंगी, सरकार उसको कितना सुनेगी, ये अभी देखना बाकी रहेगा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से कई मेहमान जुड़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं आपसे। तो मेरे साथ इस समय देखिए जय सिंह रावत जी हैं, दाहिने तरफ कोने में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून में रहते हैं और राजनीति से लेकर पर्यावरण से लेकर तमाम जो राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर नजदीक से नजर रखते हैं। त्रिलोचन भट्ट जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, देहरादून में रहते हैं और अगर कहें शुद्ध रूप से इस पूरे जो सरकार का तबाही का अभियान है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध की आवाज के तौर पर खड़े हुए हैं और उसकी अगुवाई कर रहे हैं। आज प्रदर्शन से लौटे हैं। इन पर इनसे बातचीत करने से पहले मैं तो तस्वीरें और वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगा। और अरविंद पटवाल जी हैं जो उत्तराखंड से आते हैं, जनसौख के साथी हैं, दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड के पूरे मसले पर बहुत नजदीक से नजर रखते हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन त्रिलोचन जी के पास जाएं, पूरे मामले को समझें, उससे पहले आज जो वहां से एक तस्वीर आई है, जो वीडियो आया है, उसको मैं जरूर जो है आप लोग सामने पेश करना चाहूंगा। ये देखिए। दावेदार 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 सुन जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार सुन जंगल के दावेदार, सुन जंगल के दावेदार लड़ 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 जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार सुन जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार सुन जंगल के दावेदार। निकलेगा सरकारी लश्कर हाईवे की सड़क बन रही, निकलेगा सरकारी लश्कर हाईवे की सड़क बन रही, निकलेगा सरकारी लश्कर हाईवे की सड़क बन रही, निकलेगा सरकारी लश्कर हाईवे की सड़क बन रही। फर्जी टेंडर पास कराकर नेताजी की जेब भर रही, फर्जी टेंडर पास कराकर
नेताजी की जेब भर रही, फर्जी टेंडर पास कराकर नेताजी की जेब भर रही। उन्हीं का बेटा फौज में अफसर, उन्हीं का बेटा थानेदार, उन्हीं का बेटा फौज में अफसर, उन्हीं का बेटा थानेदार, बेटा फौज में अफसर, उन्हीं का बेटा थानेदार, उन्हीं का बेटा फौज में अफसर, उन्हीं का बेटा थानेदार, उन्हीं का बेटा संसद में है, उन्हीं का बेटा ठेकेदार, उन्हीं का बेटा संसद में है, उन्हीं का बेटा ठेकेदार, उन्हीं का बेटा संसद में है, उन्हीं का बेटा ठेकेदार, उन्हीं का बेटा संसद में है, उन्हीं का बेटा ठेकेदार, दावेदार दावेदार इस जंगल के जावेदार। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक वीडियो आपके सामने दिखाया है, आज का वीडियो है, और अभी वहां प्रोटेस्ट हुआ है दिन भर, और इसकी अगुवाई की है त्रिलोचन भट्ट जी ने। तो मैं त्रिलोचन जी के ही पास आना चाहूंगा। पहले तो इस पूरे मसले को बताइए, क्या है पूरा मसला, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार, और उसमें आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आवाज अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी जी हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगुवाई नहीं कर रहा था। बहुत सारे संगठन हैं, लगभग 13-14 संगठन हैं, उनके एक एक दो दो लोग थे। हाँ, मैं भी उनमें जो है एक एक्टिविस्ट के रूप में मौजूद था। तो जहां तक इसकी बात है कि क्या मसला है, मसला ये है कि देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे बनना है। अभी ये 2 लेन की सड़क है और बड़े आसानी से यहाँ आवागमन होता है, लेकिन ये कह रहे हैं 6 लेन की सड़क चाहिए। 6 लेन की मतलब इसमें हजारों पेड़ काटे जाने हैं। उत्तराखंड की सीमा में बता रहे हैं कि 2500 पेड़ हैं, लेकिन ये डाट पुल पार करके जो यूपी की सीमा आती है, यूपी का सहारनपुर जिला आता है, वहां 11,000 पेड़ हैं। यानी कुल मिला के 14-15 हजार पेड़ काटे जाने हैं। और ये पेड़ साल के हैं। साल एक जो है प्राकृतिक रूप से उगने वाला और प्रकृति को जो है बहुत ज्यादा संरक्षित करने वाला पेड़ माना जाता है। और इन पेड़ों की उम्र जो काटे जा रहे हैं 100 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी है, ज्यादा उम्र के ये पेड़ हैं। और इनको नीचे जो छोटे पेड़ हो रहे हैं उनको तो गिना ही नहीं गया है, ये केवल बड़े पेड़ गिने गए हैं जो 14-15 हजार पेड़ मैं बता रहा हूँ। तो स्थिति यह है कि लगातार एक दिन में 15, 20, 30 इससे भी ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो 2 दिन पहले भी हम विरोध करने गए थे तो बहुत कम लोग थे, आज ठीक ठाक लोग वहां पहुंचे हैं और हमने अपने स्तर पे विरोध करने का प्रयास किया जी। तो अभी जो इसमें कहिए तो रवैया है सरकार का, उसकी तरफ से कोई बातचीत, किसी तरह की पहल हुई है, कोई आवाज सुनने की कोशिश की गई है? और उससे पहले अगर कुछ नहीं, उससे पहले देहरादून चूंकि एक जो है मिडिल क्लास का शहर है, मध्य वर्ग के लोग वहां रहते हैं, प्रदेश की राजधानी है, और माना जाता है कि शहर जागरूक होगा। उसका अपना शहर के लोगों को क्या कहना, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को? नहीं, जिस तरह से देहरादून को माना जाता है एक प्रकृति के नजदीक रहने वाला शहर, यहाँ इतनी जागरूकता हमें नजर नहीं आ रही है। कुछ संगठन हैं जो लगे हुए हैं, वो हाई कोर्ट भी गए और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोई जैसा होता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों में सब वही घालमेल वाला हिसाब किताब। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि परसों कम आए, आज कुछ ज्यादा लोग आए, तो आगे हम इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहीं से कोई कुछ नहीं आया, सिर्फ आप जो है थोड़ी देर के लिए पुलिस पहुंची थी वहां तो हटाने लगे। हमने कहा हम तो नहीं हटते भाई, तो थोड़ा लोग झोंक हुई, उसके बाद पुलिस वाले पता नहीं किससे बात करके फिर वापस चले गए। इतना हुआ है, इससे अलावा कुछ नहीं हुआ जी। नहीं, लेकिन त्रिलोचन जी, मैं तस्वीरें जो देख रहा था और वीडियो जो है उसमें नौजवान थे, लड़कियां थी और लड़के थे, यूथ थे, तो लग रहा था कि वो ज्यादा संवेदनशील हैं पर्यावरण के प्रति, या जलवायु के प्रति। उत्तराखंड की अपनी जो विरासत है, उसको जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने को लेकर के। तो अगर ये एक दरअसल एक संगठन है, उसमें बहुत सारी ये युवा लड़कियां जो दिख रही थी उसमें, एक मिनट, और SFI वाले लोग हैं। तो ये इस तरह के हर आंदोलन में आते हैं, ये एक अच्छी बात है यहाँ के लिए। और ये बच्चियां, इनमें भी काफी जोश है, इन्होंने वहां कविताएं सुनाई, इन्होंने भी गीत गाए और पूरे जोश और खरोश के साथ ये बच्चे हमारे आंदोलन में शामिल होते हैं। जबकि कहते हैं इस तरह के उसमें यूथ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे साथ आ रहे हैं और पहले भी और अब भी अच्छी संख्या में आए जी। जय सिंह रावत जी, आप देहरादून में रहते हैं,
और अभी त्रिलोचन जी सड़क से उतर के मतलब विरोध प्रदर्शन करके लौटे हैं और यूथ दिख रहा है उसमें, लेकिन जो देहरादून के पूरे जो है कहिए तो जेंट्री या वहां के लोगों के प्रति इनकी जो सोच है या जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, पहले तो आपने बहुत गंभीर ये विषय उठाया है मैन जी, इसका आपका साधुवाद, और खासकर भाई त्रिलोचन जी ने कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। जहां तक सवाल आपने कहा कि इसमें कम हो रहे हैं, मतलब उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर पहले ये होता था, जो प्रकृति के करीब जो जाना चाहता था देश भर, यहाँ पर इसको देहरादून को कभी मिनी लघु भारत कहा जाता था। लघु भारत इसलिए कि सारे देश से लोग आकर यहाँ बसते थे, ब्यूरोक्रेट आके यहाँ बसते थे, बड़े बड़े राजनेता यहाँ बसते थे, इसलिए बसते यहाँ की जलवायु की वजह से प्रकृति के करीब, लोग हिमालय के करीब आना चाहते थे, इसलिए थे। लेकिन जब से राजधानी बनी, जब से यहाँ राजधानी का बोझ इस पर पड़ गया, तो यहाँ प्रकृति से तो कोई मतलब, राजनीति के प्रेमी ज्यादा आ गए हैं यहाँ पर, आप सारे उधर इकट्ठे हो गए हैं, तो राजनीति में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। प्रकृति से या औरों से कुछ होता तो ये तमाशे नहीं होते, ये विपत्तियां नहीं होती, ये सारी चीजें होती। बहरहाल त्रिलोचन जी, आप आगे चलो, और खास बात यह है कि बच्चे आपके साथ हैं। बच्चे क्या होते, कल के नागरिक हैं वो, क्या पता उनमें से कोई इंदिरा गांधी निकल आए, क्या पता उनमें नरेंद्र मोदी निकल आए, क्या पता उनमें से बड़े बड़े पर्यावरण मंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए उन्हीं बच्चों में से। तो ये है भविष्य तो उन्हीं पर निर्भर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब आप ये समझिए कि बाढ़ कब आती है मैन जी? बरसात में आती है। लेकिन हिमालय पर बाढ़ कब आ रही है? पिछले साल कब आई? 7 फरवरी को। उस वक्त आई जबकि हिमालय तो वो स्नो लाइन तो बहुत नीचे आ जाती है, 5000 6000 फुट उसके आसपास आ जाती है, स्नो लाइन बहुत नीचे आ जाती है, और पानी ऊपर हाइट पे तो पानी जम जाता है, जो लेक्स होती है वो जम जाती। ऐसी स्थिति में बाढ़ आए 7 फरवरी को, और ऋषि गंगा और धौली गंगा में, मतलब अकल्पनीय बात हो गई। कितना तमाशा हुआ, 400-500 लोग मारे गए, इतना प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। एक देखिए, हिमालय पर जितना आप ऊपर चढ़ते हैं बारिश कम होती जाती है। एक सर्टेन स्टेज ऐसी आती है जब बारिश ही नहीं होती है, जब वहां मॉइस्ट जो नम हवाएं जाती हैं तो बर्फ में बदल जाती हैं, बर्फबारी हो जाती है। 2013 में क्या हुआ, केदारनाथ की खोपड़ी में ऊपर जब जाके क्लाउड बर्स्ट हो गया, उस जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ जहाँ की कल्पना नहीं की, वहां तो बादल ही नहीं जाते थे, वहां तो सीधा बर्फ पड़ती थी। ऐसी जगह हो गई है, इस तरह से हो गया। ये बार बार अब जानते हैं, त्रिलोचन जी जानते हैं कि केदार घाटी में कई बार भूस्खलन का बहुत संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर जब हवाएं जो जाती हैं, बादल जब जाते हैं, तो वो वही टकरा जाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उसी वैली में ज्यादा बारिश, अतिवृष्टि भी हो जाती है, और वो सारी चीजें होती हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये ठीक है, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, सड़क चाहिए, दिल्ली से देहरादून की दूरी भी कम चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जीवन भी तो चाहिए। अगर हम इस तरह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? धौली गंगा में क्या हुआ, केदारनाथ में क्या हुआ, उससे पहले मालपा में क्या हुआ, उधर केदार घाटी में कई बार हो रहा है, वो क्या हो रहा। पिछले बार नेटवाड़ उत्तरकाशी की तरफ 20 दिन तक वहां रेस्क्यू वाले, रिलीफ वाले नहीं जा पाए, ऐसे क्लाउड बर्स्ट हो गया वहां पर। ये इसलिए हो रहा है कि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ बेजा छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी आप त्रिलोचन जी बता रहे हैं कि 15,000 16,000 कटेंगे। अरे, जो तथाकथित ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, ऑल वेदर पे ये भी तमाशा है। ऑल वेदर कैसे हो सकती है? मैं जब कुछ बर्फ जाड़ों में ऑल वेदर नहीं हो सकी, मैं गांव की तरफ अपने जा रहा था, श्रीनगर की तरफ जा रहा था, 3-4 जगह ब्लॉक हो गई सड़क, ऊपर से आ गया, स्लिप आ गया, तो कैसे ऑल वेदर हो गई? जब ये हाल जाड़ों में है तो बरसात में क्या हाल होगा? तो उसके लिए सड़क कटनी तब शुरू हुई, पहले 40,000 पेड़, ये ऑफिशियल फिगर है 40,000 का। इसके अलावा न जाने कितने पेड़ काटे हुए होंगे, और पेड़ काटे होंगे तो श्रब्स भी, तो झाड़ियां भी तो कटी होंगी, तमाम जो वेजिटेशन है वो भी तो कटी होंगी। और दूसरा, आपने नीचे से, पहले तो स्लोप होता था ना, पहाड़ का स्लोप होता था,
पत्थर भी आता है तो लुढ़क के आता था। अब पत्थर ऊपर से आ रहा तो गोली की माफिक आ रहा, क्योंकि जो लैंड मास है, मिट्टी तो काट दी, रॉक जो है नंगी हो गई है ना, और ऊपर से लैंड मास है, तो ग्रेविटी पे वो ऊपर वाला खिसकेगा ही नहीं खिसकेगा, ग्रेविटेशन लगता है ना उस पर भी, वो भी आएगा, तो वो सारा एक दिन उसने भी नीचे आना है। कितना बड़ा जोखिम कर दिया है। यही चीज इतने ही पैसों से थोड़ा बहुत टनलिंग करते, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एलिवेटेड रोड बनाते, जैसे जम्मू से कटरा के लिए भी तो ऑल वेदर रोड बनी हुई है, इस तरह की रोड बनती है तो बात। लेकिन क्योंकि चुनाव थे, 2019 का चुनाव था, उसके बाद ये चुनाव भी होने थे, उत्तराखंड के भी उनको दिखाना था कि हमने देखो कितनी चौड़ी सड़क मैं आपको बना दी, वो हुआ। एक और मुसीबत है, जानते हैं त्रिलोचन जी, जानते हैं, हो सकता है पटवाल साहब जाने, ये गोचर के आसपास एक सारी कस्बा है, गांव है, एक सारी गांव, वो खिसक रहा है नीचे, खिसक के वो इसलिए खिसक रहा है, नीचे से टनलिंग हो रही है। अब टनलिंग हो रही है तो ये जो कर्णप्रयाग रेल है, हम कह रहे हैं रेल जरूरी है, डिफेंस का भी है और चीज है, लेकिन इतनी उतावली, जहां तक मुझे जानकारी है कि एक छोटी सी उसके लिए 6 मीटर व्यास की सुरंग बनाने के लिए, ये होती है हॉर्सशू शेप की जो सुरंग बनाने के लिए महीने में 15 मीटर से ज्यादा, लगभग 14-15 मीटर तक खुदाई होती थी 8-10 साल पहले, चलो थोड़ा एडवांस हो गई। अरे 15 मीटर तो ये एक दिन में खोद रहे हैं, एक दिन में अंदर। हमने पूछा उनको, मैं गया 82 से टनल में, पूछा उनको, उन्होंने कहा नहीं ना, हम पूरा ब्लास्टिंग कर रहे हैं, भरपूर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको 105 किलोमीटर सड़क खोदनी है पूरी। इसको 2024 में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले इनको खोदना है, खोदने से पहले अंधाधुंध ब्लास्टिंग हो रही है। और 105 किलोमीटर तो मेन टनल है ना, उसके बाद एडिट बनती है, उसके बाद एक दूसरी पैरेलल लाइन भी बननी है, तो इतनी खुदाई होनी है। धीरे धीरे करते तो इतना नुकसान नहीं होता। ये सारी चीजें हुई। केदारनाथ में क्या हुआ, केदारनाथ में भी यही सारी चीजें हुई। तो इस तरह से आपद। और दूसरा इन्होंने जो मुद्दा पकड़ा है, जो ये शिवालिक में आता है, जो राजाजी पार्क का ये पेड़ों की बात कर रहे हैं, आप जानते आउटर हिमालय एंड देन शिवालिक, ये बीच में कोई फॉल्ट होगा या नहीं होगा भाई? हर सेंट्रल हायर हिमालय है, सेंट्रल हिमालय है, आउटर हिमालय है, एंड देन शिवालिक्स, शिवालिक्स एंड देन गंगा का मैदान है। तो ये फॉल्ट है, जो टेक्टोनिक उनका शेप है, उसमें फॉल्ट होंगे नहीं होंगे। तो शिवालिक और इसके बीच क्या कहते हैं, आउटर हिमालय के बीच एक बहुत सीरियस फॉल्ट है, जो कभी भी बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी विकास के मॉडल वाले सवाल पर आएंगे उस पर। जी जी, ये मेरा यही मतलब है, विकास उसी पर आएंगे। रविंद्र जी, आप जो मैं भाई साहब की बात एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी। ये जो रेलवे लाइन की आपने बात कही ना, पिछली बार मैं गया था, पिछले साल, 1 साल हो गया है, जहां रेलवे लाइन कट रही है, सुरंगें बन रही है, वो दोगी पट्टी टिहरी की आती है, तो उसके ऊपर मैंने 1 दर्जन गांवों में गया था मैं, तो उन गांवों के जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं वो सूख गए हैं, जबकि 82 से थोड़ा आगे सड़क पे पूरा पानी, मतलब जिसमें जो है कई घराट चल सकते हैं उतना पानी बह रहा है। और वहां से एक उन्होंने हाइड्रो पंप की व्यवस्था की है, उसमें भी जब बरसात आते हैं तो वो गंदा पानी नदी वाला हो जाता है, तो वहां पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है इस रेलवे लाइन के बाद। जी रविंद्र पटवाल जी, अगर आपसे पूछे कि देहरादून का मसला है, क्योंकि तात्कालिक तौर पर सामने आया है, तो देहरादून मिडिल क्लास, जैसा मैंने कहा कि जो है जेंट्री है वहाँ की, और सीधे कहिए तो अपने तरीके से दिल्ली और दूसरे शहरों से जुड़ जाती है। तो अभी जो मामला चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, और जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वहाँ के नागरिकों को दिख नहीं रही है। क्या माना, ये पहाड़ का जो अपना, पहाड़ की अपनी जो विरासत थी, उसके प्रति जो लगाव था, वो हिस्सा उससे कट गया है, उसको देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसी पहाड़ के अंदर चिपको आंदोलन शुरू हुआ। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और जो सुंदरलाल बहुगुणा एक विरासत छोड़ के गए हैं, किस तरह से पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान देने की, कुर्बानी देने तक के लिए तैयार थे, और पेड़ से चिपक जाते थे। वो विरासत है पूरी, बावजूद इसके देहरादून में पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई खड़ा नहीं हो रहा। किस रूप में देखा जाए इस परिघटना को? जी, मुझे लगता है कि इसमें जयसिंह जी ने कई बातें रखी हैं, और अगर मैं जिस तरह से देखता हूं, क्योंकि देखिए मैं उत्तराखंड में पैदा नहीं हुआ हूं,
लेकिन मुझे ये बिल्कुल आभास है कि जो आज मतलब कि 80 के दशक तक 90 के दशक तक कह सकता हूँ कि जो एक लगाव था या एक जो उत्तराखंडी होने का एक भाव था, वो उत्तराखंड बनने के बाद ही, मतलब ये एक अजीब मतलब कि कहा जाए कि विरोधाभास है कि जैसे ही उत्तराखंड बना उसके बाद से ही जो उत्तराखंड और जो पहाड़ के जो लोग थे उनका पलायन नीचे की ओर हुआ है। वो सारे जो है, जैसे देहरादून है, कोटद्वार है, रामनगर है, आपका उस हल्द्वानी है, और उधर आगे का इलाका है पिथौरागढ़ से नीचे का, तो वो सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे पलायन का सिलसिला उनका शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ देहरादून का खास तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह का इन्फ्लक्स बढ़ा है देश की राजधानी के बनने पर, और जो पूरा जो वहाँ खेती का एक, जिसको हम की दून का बासमती चावल कहते थे, वो पूरे मैदान है, और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो लाइन है, पूरा जो मैदान है उसमें काट काट के प्लॉट काट काट के, और चाहे वहां रहना हो चाहे न रहना हो, हथियाने से लेकर एजुकेशनल हब से लेकर मेडिकल से लेकर बाकी सारी चीजों का जो है लोगों ने एक भूमाफिया, और भूमाफिया में कहें तो उसमें बहुत से जो जितने भी जो राजनीतिक दल हैं या देश भर में अपने खुद उत्तराखंड के भी जो लोग हैं, दिल्ली मुंबई के सेटल्ड लोग हैं, बाहर लोग हैं, उनके जरिए तो पूरा एक जो देहरादून है उसका पूरा जो नेचर था, जो 80 के दशक में एक बार मैं गया हूँ, तो बहुत ही अच्छा मुझे खुद ही लगा था कि देहरादून एक ऐसा शांत, जैसे चंडीगढ़ है और देहरादून एक तरह का जो है अलग तरह के शहर लगते थे, लेकिन देहरादून को आज जब देखेंगे तो वो देहरादून के वो कितने ऑडियो चला गया है लगता है आपका। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अभी चली गई थी। अच्छा, उनके जो पूरा हाँ, जो रियल एस्टेट के रूप में वो एक उसको जो है कमाई का क्षेत्र के रूप में, अब जो पहाड़ नहीं रह गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि हालांकि कुछ लोग तो यहाँ पे जैसे कि युवा और कुछ लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारा जो मसला है वो मसला है विकास के एक खास नजरिया, जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश में आई है, जिसमें क्विक हर चीज क्विक चीजें चाहिए और क्विक सोल्यूशन चाहिए, उसके लिहाज से देखने का जो पूरा आया है। तो रोड के प्रोजेक्ट को जो ये कहा जा रहा है कि इसको हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से आपको देहरादून पहुंचा देंगे और देहरादून से दिल्ली पहुंचा देंगे, ये पूरा मसला जबकि बताया जा रहा है कि ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं इसका, इसमें केवल 15 मिनट का, सिर्फ 15 मिनट का इससे फर्क पड़ेगा, जिसलिए एक अलग रोड निकाली जा रही है। और लेकिन ये काम किया जा रहा है और इसको पूरे जो है यही एक विकास है, और इसी के माध्यम से ही ये कहा जा सकता है कि ये सरकार का और बाकी लोगों के लिए भी यही एक सपना है कि हमारे पास रोड है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बाकी चीजों के साधन हैं, रोजगार है कि नहीं है, या इसको जो है कैसे सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा है वो है कि नहीं, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं रह गया। लेकिन इसका आवाज नहीं आ रही, उसमें नुकसान हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क मेरा कमजोर है, आप लोग अभी करें। त्रिलोचन जी, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि कहा जा रहा है कि देहरादून से दिल्ली की दूरी 2.5 घंटे हो जाएगी केवल। जी, हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ से जो गाड़ियां चलेंगी अगर वहां पहुंच जाएंगी जल्दी, तो उससे आगे जाने का रास्ता नहीं होगा यात्रियों के पास। जी, मैं गया था, मैं अभी आ गया था, मैं जो है अभी मैं गया था, देहरादून गया था, और पिछले हफ्ते की बात, होली के जस्ट बाद 2 दिन बाद जब मैं वहां से आया हूँ, तो ये हालत थी वहां पर कि जो करीब 6 घंटे के अगर अपने व्हीकल से आप जाते हैं तो हमें दिल्ली आने में 9 घंटे लगे थे। इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि लोग कह रहे थे कि ये मतलब क्या, मतलब किस तरह का। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो एक कंज्यूमरिज्म का पूरा एक मसला है, और अगर यहाँ हो भी जाता है तो जो बाकी आगे जाके रुक जाती हैं गाड़ियां, या इतनी भयानक तरीके से, तो ये मालिया कर भी देते हैं। लोगों के अंदर एक कंज्यूमरिज्म की भावना को लाना, ज्यादा से ज्यादा हजारों की संख्या में, हजारों की जगह पे लाखों की संख्या में लोग जो हैं, ये 2 दिन की छुट्टी हुई तो देहरादून जा रहे हैं, आप नैनीताल जा रहे हैं। और पूरा जो पर्यावरण का है, हम IPCC की रिपोर्ट देख रहे हैं दुनिया भर में जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए
के निपटने के लिए क्या चीजें अभी हमने पिछले साल ही सितंबर अक्टूबर के महीने में जिस तरह की भारी बाढ़ और बरसात देखी थी, वो उन सब चीजों के बारे में अगर सरकार के पास पूरी जो है कंपोजिट नीति नहीं होगी तो हम एक विनाश की ओर जो बढ़ रहे हैं और इसमें बिल्कुल बिल्कुल। त्रिलोचन जी, यही जो सवाल मेरा है, जो रविंद्र जी कह रहे थे, अगर ये गाड़ियां वहां देहरादून में पहुंच जाएंगी तो आगे फिर कहां जाएंगे और देहरादून में उनका क्या होगा? सर, आज भी यहाँ देहरादून में स्थिति ये है कि यदि दिल्ली से कोई आदमी आ गया, सहारनपुर से आ गया, आईएसबीटी पहुंच गया, वो उस रास्ते में जिसको ये अभी फिलहाल चौड़ा कर रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा परेशानी तब होती है क्योंकि वहां चढ़ाई है, बाई चांस कोई बड़ा ट्रक सड़क पे पलट गया तब जाम लगता है, वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ चौड़ी कर रही है, ठीक है, आपने देहरादून के बॉर्डर तक चौड़ी कर दी, 6 लेन कर दी, लेकिन आगे क्या है? आगे तो वही सड़क है। आज भी जो है यदि किसी को दिल्ली से आके मसूरी जाना हो तो चलो, यहाँ तो देहरादून के बॉर्डर औसा रोडी पहुंच जाएगा वो, उसके बाद मसूरी पहुंचने तक खासकर सैटरडे और संडे को कई घंटे लग जाते हैं। अब ये सड़क माना कि आपने 6 लेन कर दी तो वहां से तो ज्यादा लोग आएंगे यार, 2-2.5 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे, तो यहाँ तक तो आ जाएंगे, चलो 2.5 घंटे में पहुंच गए आप आसा रोडी। वहां यहाँ से आगे क्या है? कोई रोड मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ फिर जो है अभी 1-2-3 घंटे का जाम लगता है, उसके बाद पता नहीं कितने घंटे का लगेगा। यानी कि वो 2 घंटे बचाने के लिए आप इतना जंगल भी काटेंगे, आगे आपके पास कोई योजना नहीं है, आगे कैसे ट्रैफिक शहर के अंदर कैसे चलाएंगे, ये कोई व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें दिख रही है। बिल्कुल, यही सवाल और इसी पर मैं आना चाह रहा था कि बेसिकली जब कोई एक क्षेत्र होता है, खास करके कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसकी अपनी जो विशिष्टता होती है, उसी के अनुरूप उसका विकास भी किया जाता है, सरकार उसका ध्यान रखती है। तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस लिहाज से विकास का जो मॉडल अपनाया जाना चाहिए और जो सरकार कर रही है, उसमें कितना अंतर्विरोध है। मतलब ऑल वेदर रोड के नाम पर पूरे उत्तराखंड को खोद दिया जा रहा है, ट्रेन जा रही तो सुरंग बना दी जा रही है, सड़कें चौड़ी करने के नाम पे सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, और उसका नतीजा एक जगह जगह भूस्खलन और मौतें जो पिछले दिनों उसकी घटनाएं हुई, 2 आपदाएं आ चुकी हैं। अभी तो ये शुरुआत है। जय सिंह रावत जी, मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये जो मॉडल आगे बढ़ रहा है, जो कारपोरेट का मॉडल है, गडकरी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, और पूरा संरक्षण है केंद्र सरकार का, सूबे का, ये कहां पहुंचेगा और क्या हालात करेगा? उत्तराखंड की भविष्य की तस्वीर क्या हो रही है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। दोगली बात है। यही पहले लगभग 1996 में हुआ था कि सहारनपुर देहरादून के बीच रेल लाइन का सर्वे हुआ था, लेकिन सरकार ने क्या कहते हैं उसको परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो राजाजी नेशनल पार्क है, वो जहां से ये लाइन आ रही है, उसके लिए रेल लाइन के लिए तो आपने दी नहीं। भाई शॉर्ट होगा तो बस यात्रियों के लिए भी होगा, तो रेल यात्रियों के लिए भी होगा। अभी तो हरिद्वार जाना पड़ता है, कम से कम बस वाले तो सीधे आते हैं, वो इसका लक्सर होते हुए हरिद्वार से तब देहरादून आना होता है, 1-2 घंटे का सवाल फिर पड़ जाता है। तो उसके लिए परमिशन आपने नहीं दी, कहा कि नेशनल पार्क है, इसके लिए कैसे परमिशन दे दी? ये त्रिलोचन जी बता रहे थे, ये तो भाई नेशनल पार्क में कोई काम करते हैं तो उसको डिनोटिफाई करना पड़ता है, एंड डिनोटिफिकेशन तो करेगी भारत सरकार, करेगी जो नोटिफिकेशन करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है डिनोटिफिकेशन के लिए। इसीलिए जो यहाँ कोटद्वार से रामनगर के बीच भी नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है, उसका भी परमिशन नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो नेशनल पार्क में डिनोटिफिकेशन करना पड़ेगा, डिनोटिफिकेशन इज नॉट सो इजी जॉब। तो इनके लिए कैसे हो गई? पहली बात तो ये है कि आप समझ में नहीं आता है कि दोहरी बात क्यों करते हैं। दूसरा मैंने अभी बता रहा था ना कि ये जो टेक्टोनिक, जो हमारा रॉक्स फॉर्मेशन है ना, रॉक जो बना है, जो जा रहा है ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराता है, हिमालय टकरा रहा है ना, भूकंप वगैरह तभी तो आ रहे हैं। संवेदनशील हिमालय तो एक पहाड़ है, दुनिया का सबसे युवा पहाड़ है, ये ऊपर खिसक रहा है, तो ऊपर तो HFT इसको कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, सेंट्रल हिमालय और हायर हिमालय के बीच में आता है, उसको MCT कहते हैं, वो फॉल्ट है, दरार है उसके बाद। फिर आउटर हिमालय और क्या कहते हैं सेंट्रल हिमालय आएगा,
फिर एमबीटी आती है, फिर शिवालिक आता है। शिवालिक मतलब वो संस्कार वो यहीं से नहीं है, ये वहां जम्मू से लेके ये आगे तक चला जाता है। ये बेल्ट जो है शिवालिक बेल्ट है। ये रेत के टीले समझ लीजिए आप, कच्चे हैं ये बहुत ज्यादा। ये इतने इनमें इतनी हार्ड रॉक नहीं है इनकी, क्योंकि ये निर्माण की प्रक्रिया में है ये वाला हिस्सा। इसलिए भी जो ये हिस्सा है ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां इतने हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। दूसरी बात है नेशनल पार्क क्यों है? नेशनल पार्क इसलिए है कि यहाँ सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ फ्लोरल डाइवर्सिटी है, यहाँ फौनल डाइवर्सिटी है। इस वजह से है, अगर इस तरह से पेड़ काटे जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन जो हमारा जो उसमें जो विविधता है, हमारी बायो जो डाइवर्सिटी है वो तो कम हो जाएगी, उससे कम होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, कई बार कहते हैं कि ये हिस्सा भूगर्भीय दृष्टि से भी अस्थिर है। कई बार ऐसा भी आए कि जब वहां के कुछ हिस्सों में धरती ऊपर उठ गई, कुछ जगह ऐसा हुआ वहां नीचे बैठ गई। तो ये अच्छा, ये भी अभी कहते हैं कि भूकंप आ सकता है इसकी वजह से। ये एमबीटी शिवालिक और आउटर हिमालय के बीच का जो थ्रस्ट है, जो दरार है, उसकी वजह से कभी कभी भूकंप भी आएगा, तो बहुत भयंकर भूकंप आएगा, खासकर देहरादून वासियों के लिए सबके जान खतरे में रहेगी। जो कहते हैं ये फॉल्ट है राजपुर तक है, वहां से मोहन से लेके जहां त्रिलोचन जी आजकल आंदोलन कर रहे हैं, और मसूरी की वहां तक भी एक अलग से फॉल्ट है। एमबीटी तो अलग है, जो मेन सेंटर मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसे कहते हैं, वो फॉल्ट दरार, एक ये भी दरार है। इस जगह पर जहां ये नेशनल पार्क हो, जहां इतनी डाइवर्सिटी हो जीव जंतुओं की, पादपों की, जड़ी बूटियों की, सारा उसकी, वहां आप इस तरह से छेड़छाड़ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है रेल की आप मना करेंगे, सड़क के लिए आप खोल देंगे, जबकि रेल के लिए तो इतना खुदाई भी नहीं करनी पड़ती है आपको, जितना सड़क के लिए 4 लेन आप बना रहे हैं, उसके बात बना रहे हैं। तो वो हिस्सा है, विकास चाहिए हमको, विकास, लेकिन ऐसा बेतहासा भी तो नहीं करना। विकास से पहले तो जीवन है ना, जीवन बचाना भी बहुत जरूरी होता है, जानवरों का नहीं, अपना जीवन तो। जय सिंह जी, अगर आपसे पूछे तो चार धाम जो योजना थी इनकी रोड वाली, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और सुरक्षा वाले मसले को इन्होंने आगे कर दिया था केंद्र सरकार ने, क्योंकि चाइना तक जाना है, उसके बॉर्डर तक, तो कहा गया कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें सेना की आवाजाही और हथियारों का आना जाना है। उस नजरिए से, उस तरीके से इन्होंने कंसेंट हासिल की थी सुप्रीम कोर्ट की। इसके पीछे का कोई निहित स्वार्थ भी आप देख रहे हैं, बड़ी कैपिटल का, बड़े पूंजीपतियों का, कारपोरेट का, कि ये कैसे हुआ? देखिए, निश्चित रूप से सीमांत प्रदेश है आपका, खासकर यहाँ कहते हैं साहब लासा तक तो रेल आ गई, उसकी चीन लासा तक ले आया, मतलब हमारे खोपड़ी तक ले आया, रेल आया, और हम ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन लासा का टेरेन कैसा है और हिमालय का टेरेन कैसा है, आप ये समझिए ना, वो तो पठार है, पक्का है, हमारा बिल्कुल मेकिंग में है, हिमालय कच्चा है, बहुत कच्चा है। तो हम तिब्बत के पठार से अपने जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी तुलना नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम बहुत कच्चा है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि आप जम्मू से कटरा जाइए, है ना, कितनी शानदार सड़कें हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत टनलिंग भी उन्होंने की है, बाहर भी उन्होंने सड़क बनाए, बजाय पहाड़ खोदने के इन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में बेतहासा ढंग से खो दिया। हम कह रहे बनाइए ना, ऑल वेदर रोड है, किसको नहीं चाहिए, हम तो अपना मजा आता है, अपने गांव जाते हैं जब अपने काम से जाते हैं, ठीक है, लेकिन खतरा ना करो ना। मैं अभी कुछ दिन पहले लौट रहा था, पर चमोली गढ़वाल से लौट रहा था, तो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में शाम की बात है, एक मारुति 800 आ ही रही थी, ऊपर से इतना बड़ा बोल्डर गिरा और ढप करके उस सामने मारुति वाला संभल नहीं पाया और टकरा गया, उसमें आग लग गई, एकदम आग लग गई। तो जब तुम पहुंचे, लोगों ने वो उनकी पता नहीं, वो मरे भी नहीं थे, उनको खींच रहे थे। तो मैंने कहा ना कि इस ढंग से आप मत काटो ना, पहाड़ को बनाते आप पैरेलल बनाओ ना, पैरेलल। कई जगह, कई देशों में पर्यटन की दृष्टि भी कितने अच्छे होते हो, अगर पिलर्स बनाते, एलिवेटेड सड़कें बनाते,
उसकी जगह बजाय पहाड़ खोदेंगे, बिल्कुल समान अंतर बनाते तो वो ऑल वेदर होती। अब इस तरह से कैसे ऑल वेदर होगी? तो आप क्योंकि अच्छा एक और उदाहरण है, मैं बताऊं ना, विकास चाहिए हमको। एक विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट था, जोशीमठ आप आए होंगे बहन जी, जोशीमठ के सामने एक गांव है चाई गांव, तो उसके नीचे टनलिंग हुई है विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट की, 300 मेगावाट की है ये जेपीस की। तो वो ऊपर पानी रिसने लग गया और वो धंसने लग गया चाई गांव। तो चाई गांव के लोग मेरे ख्याल से 6 महीने तक तो जोशीमठ में कई धर्मशालाओं पर, स्कूलों में रहे। उसके बाद सरकारी वो हुई, कमेटी बैठी कि भाई जांच करो। तो कमेटी ने कहा नहीं नहीं, ये टनल का कोई मतलब नहीं। तो अपने मित्र थे कमेटी में कुछ लोगों, तो उन्होंने कहा कि सर हम क्या करें, हमको तो जो सरकार बोलेगी वही लिखना पड़ता है। मतलब ये स्थिति होती है हमारे प्रोजेक्ट की, यही स्थिति है। इनसे कराएंगे, जांच करा देंगे, इसकी भी सारी करा देंगे, जो सरकार बोलेगी वही लिखा जाएगा कि जांच का। यही मेरा सवाल है, ये आखिरी दौर में हम लोग पहुंच रहे हैं बातचीत के, कि जो सरकार है जब कोई प्रोजेक्ट तय करती है तो उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, उस क्षेत्र की जो विशेषता होती है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य उसका क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट पास होते हैं। तो उत्तराखंड के जितने प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहां विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, स्थानीय लोगों से कंसल्ट किया जा रहा है, या इसका भविष्य में क्या खतरा होगा, क्या नतीजे होंगे, इस पर कोई बातचीत हो रही है? किस तरह से सब कुछ पास हो रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं हो रहा है। फॉर्चुनेटली जो लीजेंड है पर्यावरण के, चंडी प्रसाद जी हैं, स्वस्थ हैं, अभी तक हैं। चंडी प्रसाद जी के प्रयासों से एक लैंडस्लाइड जोनेशन मैप बना था, उसमें हैदराबाद फिजिकल लेबोरेटरी से, रिमोट सेंसिंग से लेके 11-12 जो विभाग थे भारत सरकार के, एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने इनका लैंडस्लाइड जोनेशन मैप बनाया था। हिमाचल का बनाया और गढ़वे चार धाम मार्ग का बनाया था। और इन्होंने सैकड़ों ऐसे लैंडस्लाइड आइडेंटिफाई किए थे, ये सुसुप्त हैं, ये एक्टिव है। और जो इन्होंने चार धाम मार्ग बनाया, जब बनाया आपने पूछा, उत्तराखंड सरकार के पास वो जोनेशन मैप दिया गया था, वो काहे के लिए, वो सजाने आर्काइव के लिए थोड़ी दिया हुआ कि आप अलमारी में रख दो, उसको दिमाग चाटने के लिए थोड़ी थी। उसको पढ़ा आपने? क्या आपने चंडी प्रसाद भट्ट को पूछा कि भाई आपने इतने पर्यावरणविद है, आपके गांव तो आपके गोपेश्वर से होते हुए के चमोली से होते हुए निकल रही है सड़क में, तो बना रहे हैं आप वहां पर, क्योंकि भट्ट जी के बगल में जानते हैं तिलोचन जी, उधर वो खिसक रहा गैर टंगसा, बिल्कुल गोपेश्वर के सब पीठ की तरफ से, बालखिला नदी की इधर से वो भी खिसक रहा है। तो ये स्थितियां हो रही जहां तहां, क्योंकि जो एमसीटी का इलाका है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, जो क्रैक्स की वजह से वो हलचल, जियोग्राफी, वो जियोलॉजिकल जो भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं वहां पर, भूकंप का खतरा ऊपर है। उनको तो आपने पूछा नहीं। इतना खर्च, करोड़ रुपए सरकार ने, भारत सरकार ने खर्च करके जो जोनेशन मैप बनाया, लैंडस्लाइड का बनाया, उसको आपने देखा नहीं, और उसी के ऊपर से आपने चार धाम की सड़क का चौड़ीकरण कर दिया, नाम दे दिया, ऑल वेदर कर दिया, जो कि जाड़ों में भी ऑल वेदर नहीं हो पा रही है। तो ये है स्थितियां। तिलोचन जी, अब आखिरी उससे अगर आपसे पूछें, क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन तमाम संगठन कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, तो विपक्ष का क्या रुख है? क्या एक दूसरी आवाज, राजनीतिक आवाज वहां बन ही नहीं पा रही है, और जिसके चलते कोई दबाव नहीं बन पा रहा है, और जनता भी उस तरह से नहीं खड़ी हो पा रही, विपक्ष भी इस मामले में पूरा एकदम शांत है? सर, जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, तो बीजेपी तो हो भी नहीं सकता। वो तो हम लोग कमेंट वगैरह लिखते हैं, उन्हीं पे कई बार गाली गलौज कर लेते हैं। वो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो अभी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है। तो राजनीतिक नेतृत्व तो इसमें कोई, हाँ, कांग्रेस से जुड़े एक सज्जन कोई आए थे आज, प्रेम बहुखंडी जी पहुंचे हुए थे, और वो पूरे उसमें हमारे साथ रहे हैं। बल्कि जो पुलिस के साथ लोग झोंक हुई थी, उसमें वो जो है, उनसे काफी ज्यादा बहस भी हुई, तो वो थे। उसके अलावा राजनीतिक तो कोई है नहीं, कहीं कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये सामाजिक संगठन ही जितना। जी, अगर दोनों लोगों से पूछें, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है भविष्य की, वो बहुत ही भयावह है। अगर कहें तो उत्तराखंड जो पहाड़ है, एक कब्र के शक्ल में तब्दील होता दिख रहा है भविष्य के, और उसमें कोई एक नागरिक नहीं, कोई एक शहर नहीं, कोई एक इलाका नहीं, पूरा उत्तराखंड और उसके लोग उसमें दबेंगे और उसके शिकार होंगे।
ये तस्वीर क्या अभी उस तरह से दिख नहीं पा रही है, दिखाई नहीं जा रही है, या लोगों ने अपने विकास, अपने निजी सुख, अपनी निजी जो चिंताएं हैं वो इतनी भारी हैं कि तमाम चीजों से ध्यान हट गया है लोगों का? जय सिंह जी, त्रिलोचन जी आप बताइए, फिर जय सिंह। त्रिलोचन जी आप बताइए, फिर जय सिंह बताएंगे। अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को यह संकट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कोई भी राजनीतिक दल आधिकारिक तौर पे ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि आगे जब वो आएंगे कि उन्हें भी वही करना है, और उन्हें भी जो है, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जिनके ठेके दिए गए हैं, जिनको परियोजनाएं दी जा रही हैं, उनको लाभ पहुंचाना है। अभी चाय गांव का उदाहरण भाई साहब दे रहे थे। चाय गांव में मैं जब गया तो वहां उस गांव में जो मुआवजा दिया गया वो प्राकृतिक आपदा बता के दिया गया कि प्राकृतिक आपदा थी, क्योंकि यदि टन बताते वो जेपी कंपनी है, वो जेपी कंपनी की वजह बताते तो जेपी कंपनी को उसमें पैसा भरना पड़ता, तो सीधे सीधे ये प्राकृतिक आपदा बना के उनको टाल दिया गया था। ये स्थिति है जी। नहीं तो जय सिंह राव जी, अगर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वहां लोगों को ध्यान में रख के नहीं, उनके जीवन को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि मुनाफा और कारपोरेट का जो पूंजी है कारपोरेट की, उसको बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। क्या प्रायोरिटी अब ये हो गई है, इस रूप में देखा जाए इसको? मुनाफा नहीं, मिली भगत इसे कह सकते हैं। प्राइवेट जो है पार्टीज है, उनके साथ मिली भगत भी है। तो आप उनको जेपीज को फायदा पहुंचाने के लिए आपने उसका दिखा दिया, दूसरी बात दिखा दी। दूसरी बात ये भी नहीं करना चाहते थे आपकी सब ये दिखाएंगे तो भाई इनकी वजह से हुआ, इस विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट की वजह से हुआ, वो अपने प्रोजेक्ट को बदनाम भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये दिखावा करते हैं, खासकर इसमें जो है, जो तथाकथित एक्सपर्ट तो होते हैं। मैंने कहा ना, एक्सपर्ट मेरी बात हुई, जियोलॉजिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं आपका ठीक है, लेकिन हम सरकार के मुलाजिम में, हम ये सब हमको जो हुक्म होगा हमको तो वही लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने वही लिख दिया। तो अक्सर वही हर जगह, मतलब बार बार आ रहा ना। अभी मैं कह रहा हूँ इसका सारे गांव का, गोचर के पास जो आ रहा है, पूरा गांव खिसक रहा है, नीचे खिसक गया। उसके बारे में ये थोड़ी बताएंगे थी कि नीचे ब्लास्टिंग हो रही है। उसके बाद जो वहां पर श्रीनगर रवाल में था, ये डैम बना, ये जानते हैं त्रिलोचन जी, तो वहां भी बहुत लोगों के मकान हिल गए थे, क्योंकि वहां भी टनलिंग हुई है अंदर से, वहां भी ब्लास्टिंग हुई है, लोगों के मकानों पर दरारें आ गई थी, तो वहां भी वो थोड़ी उसको। तो ये सारी चीजें जो है मिली भगत से हो रही हैं। और दूसरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, हम तो यहाँ पर अभी 100 साल से ज्यादा हो गए, बड़ा भूकंप नहीं आया, और जो साइस्मिक एनर्जी है जो एक्युमुलेट हो रखी है धरती के अंदर, वो जमा होती जा रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कम से कम जब आएगा छोटे 3 डिग्री 4 डिग्री इतने का आ रहा है, तो उससे वो पूरी तरह वो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई है। जब निकलेगी तो 8 से भी ज्यादा का रिक्टर पैमाने पर उसका ग्रेविटी हो सकती है ना। तो उस 8 अगर आएगा तो देहरादून या कुछ, मुझे नहीं लगता कोई इमारत साबुत बचेगी। और खासकर पहाड़ में तो लोग, अब क्या हो रहा है, पहले तो लोकल वो होता था, आपका शिल्प होता था उसका मकान बनाने का। अब तो बिल्कुल लेंटर जैसे मैदान की नकल करके लोग मकान बना रहे हैं, सीमेंट वाले और लेंटर वाले, ऊपर कंक्रीट वाले, ऐसे मकान बना रहे हैं। वो पहले तो ये होता था, भूकंप आया तो पठार होते थे, पत्थर होते थे उसके स्लेट्स, वो खिसक के नीचे आ जाती थी, ज्यादा से ज्यादा कोई घायल हो गया, चोट लग गई उसको, इस तरह से मैंने कोनिकल मकान होते थे। अब यूं है, अब होंगे तो पिचक जाएंगे, वही मर जाएंगे। आज के डेट में अब अगर होती है तो बहुत बड़ी कैजुअलिटीज। आप ये लगाइए कि भुज में कितने का था, 6 पॉइंट समथिंग, इतना ही तो था। और लातूर में कितना था, एक जगह 20,000 लोग मरे, एक 10,000 लोग मरे। उतना ही पहले जब 2000 में आया था, 1998 में, 98-99 में आया, और 1991-92 उत्तरकाशी का भूकंप कितना, ये तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.5 या 6.6 ऐसे ही थी। कितने मेरे, एक बार 700 मरे, एक बार 101 मरे। इसलिए मेरे, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर था, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, क्योंकि हम उस परिस्थिति के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, अनुभव जनित ज्ञान था मकान बनाने का, बिल्डिंग बनाने का,
तो उस हिसाब से बच गए थे। लेकिन अब वो तो इंडिजिनस नहीं, जो टेक्नोलॉजी या मकान जो नकल कर रहे हैं लोग, सीमेंट वाले, कंक्रीट वाले, वो तो मैदान की नकल कर रहे हैं, वहां का तो आर्किटेक्चर तो है ही नहीं। तो उस आज की तारीख में अगर इतना बड़ा भूकंप आता है तो भुज की तरह, लातूर की तरह हो जाएगा, मुश्किल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ महन जी क्या है, भूकंप का खतरा, भूस्खलन का खतरा, 400 गांव कम से कम आइडेंटिफाई इन्होंने कर रखे जिनको भूस्खलन का खतरा है, क्लाउड ब्रस्ट का खतरा है, बिजली गिरने का खतरा है। खतरे ही खतरे हैं। जितना हम हिमालय के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो धौली गंगा और ऋषि गंगा, केदारनाथ, कभी मालपा, कभी इसके राशि गोंडार, केदार घाटी का, इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी। बिल्कुल। रवि भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे फाइनली? आवाज नहीं जा रही। तो दोस्तों देखिए, सच ये है कि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। ऐसा नहीं कि उसके संकेत नहीं मिल रहे हैं, जो भयावहता भविष्य की है, जो खतरे हैं, जगह जहां लैंडस्लाइड, दो प्राकृतिक आपदाएं, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हो चुकी हैं। और जैसा कि जय सिंह रावत जी ने बताया, कई घटनाएं, कई जो है महत्वपूर्ण इस तरह के आपदाएं हुई हैं। बावजूद इसके अगर सरकार नहीं चेत रही है और वहां के लोग नहीं चेत रहे हैं, और जो अभी भविष्य की योजनाएं सरकार बना रही है परियोजनाओं के तौर पर, वो पूरे उत्तराखंड के तबाही का बड़ा संकेत है। लेकिन हम कब जो है चेतेंगे, कब हम इससे सीख लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो चेतना के स्तर पर उन्नत लोग हैं, और उसका जो राजनीतिक समुदाय है, अगर वो नहीं खड़ा हो रहा, वो नहीं चेत रहा है, तो आम जनता से हम क्या उम्मीद करें। बावजूद इसके हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है, इस पर बातचीत की जरूरत है। और हमारे दोनों जो उत्तराखंड से कम वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, वो इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम में रखा है, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और भविष्य में इस तरह का कोई कार्यक्रम हम करेंगे तो एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे, और बातचीत होती रहेगी, क्योंकि कोई एक दिन का मसला नहीं, एक घटना नहीं है, एक योजना की बात नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारों पर बातचीत करनी है हम लोगों को। रविंद्र भाई भी दिल्ली से रहते हुए महत्वपूर्ण जो योगदान दिए, कुछ जो है दिक्कतें थी कनेक्टिंग की, उसके चलते समस्याएं आई हैं, लेकिन भविष्य हम लोग इसको ठीक करेंगे। आप लोग आए और इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया और अपना महत्वपूर्ण समय, कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।